हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर के संविधान के प्रश्नों की लगातार जो वीडियो बनाई जा रही, उसी में अगली वीडियो के बारे में बात करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आपको बता दें कि यदि आपने ये यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के प्रश्न नहीं देखे तो हो सकता है कि बहुत से प्रश्न आप कर ना पाएँ, क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी सीधे प्रश्न ही पिछले यानी एग्जामों के ही पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रश्न है, और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, और यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो आपको अपने इसी YouTube चैनल पर सबसे पहले मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया द्वारा शुरू की जा सकती है। पी यानी राज्य और क्यू केंद्र। ऑप्शन ए आपका होगा केवल क्यू और बी केवल, या ऑप्शन जो आपका अगला है वो सी यानी आपका सी है, वो है केवल, ना तो पी और ना ही क्यू। ऑप्शन डी है वो आपका है पी और क्यू दोनों पी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी आपको बता दें कि इस तरह के यानी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे यूपीएसआई एग्जाम में, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये ही प्रश्न आपके सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पिछले भी एग्जाम में पूछे गए। और यदि पेपर को हार्ड बनाया जाएगा तो आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आजकल यानी जो कम वैकेंसी होने के कारण आपका एग्जाम हार्ड ही होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी कम है और फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को सही से और पूरी तरह से समझ के चलें। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, पी और क्यू। यानी कौन सा सही होगा? पी और क्यू, यानी दोनों इसमें सही होगा। क्या सही होगा? पी और क्यू, यानी दोनों का ऑप्शन ये सही है। जैसे बात कर ले इसमें जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, कितने में? अनुच्छेद 3 में के अनुसार, यानी कितने के अनुसार? अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया के नाम को बदलने की प्रक्रिया राज्य तथा केंद्र दोनों द्वारा शुरू की जा सकती है। किसके द्वारा? राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा शुरू की जा सकती है। ये यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के आपके यानी प्रश्न पूरे पूछने जाने की पूरी संभावना रहेगी, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से समझ के चलें। अब बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से यानी संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग यानी 3, ऑप्शन डी भाग 4। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए भाग 2। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 2 में यानी प्रावधान है। और भाग 2 में कहां से कहां तक है? तो वो आपका है अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक। कहां तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता से संबंधी है। किससे संबंधी है? यानी नागरिकता से संबंधी है 5 से 11। और जबकि आपका यानी जबकि भाग
आपका जो तीसरा है वो कौन सा है, यानी जो ये वाला भाग है आपका भाग तीसरा, ये आपका है मौलिक अधिकार से। किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। और आपका जो ये भाग 4 है वो भाग 4 है नीति निर्देशक, किससे, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और जो आपका भाग पहला है वो आपका भाग पहला है वो है आपका राज्यों के संघ या राज्य संबंधी यानी प्रावधान है। किसमें, भाग पहले में, जिसमें कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, यानी राज्यों का संघ होगा। कौन, यानी भारत। ये किसमें बताया गया, ये बताया गया भाग फर्स्ट में। किसमें, भाग पहले में क्या बताया गया है, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ये किसमें बताया गया है, ये भाग यानी पहले में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करने भारत के संविधान के अधीन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन सी 12 से 14, ऑप्शन डी 2 से 4। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 5 से 11, यानी किसी व्यक्ति को के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करने भारत के किस संविधान के अधीन है, तो भारत के जो अनुच्छेद 5 से 11 में। और ये भाग कितना है, भाग 2 में आते हैं। किसमें, भाग 2 में नागरिकता संबंधी कानून है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी देशीकरण से, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन यानी डी इनमें से, यानी सभी, यानी जितने भी ये सभी, यानी क्या है, सबसे पहले जन्म से, देशीकरण से और वंशानुक्रम, यानी वंशानुक्रम। यानी भारत की जो नागरिकता है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म से भी, देशीकरण से भी और वंशानुक्रम से भी प्राप्त की जा सकती है। और ये प्रावधान किसमें, भाग 2 के यानी अनुच्छेद 5 से 11 में, कितने, 5 से 11 में ये प्रावधान है कि यानी जो नागरिकता के यानी विषय में क्या की जाती है, चर्चा जैसे किसमें की गई है, तो आपके 5 से 11 में की गई है। और इसी के अनुसार भारत की नागरिकता चाहे जन्म से हो, चाहे वंशानुक्रम हो या देशीकरण हो, किससे, यानी इसी से प्राप्त होती है, 5 से 11 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। ऑप्शन ए समाप्ति, ऑप्शन बी देशीकरण, ऑप्शन सी त्याग, ऑप्शन डी वचन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी देशीकरण। निम्नलिखित में से किस पद्धति से यानी किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती, तो वो देशीकरण पद्धति से भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है। और ये बता दें आपको कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें, भाग 2, संविधान का जो भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से 11 में इसका यानी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें ये कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी यानी उल्लेख हैं वो सभी किसमें, 5 से 11 में। भारत में एकल नागरिक का प्रावधान है। किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये किसमें, तो ये आपका है यानी आपके भाग 2 में। और ये आपको बता दें कि जो एकल नागरिकता, इसका मतलब ये है कि यानी हम भारत के लोग यानी प्रत्येक व्यक्ति यानी भारतीय है, ना कि जैसे अलग अलग राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है या आपका हरियाणा है, ये सभी क्या है, ये राज्य हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य की अलग नागरिकता हो और उसके अलावा जैसे
भारत की जैसे अलग नागरिकता हो, ऐसा नहीं, केवल एक नागरिकता है और इसीलिए एकल नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में। उसके बाद जैसे बात कर लें कि भारत में जो नागरिकता की समाप्ति या नागरिकता का परित्याग करने पर समाप्ति व वंचित किए जाने पर समाप्त हो सकती है, वो कैसे? देशीकरण नागरिकता के अर्जन के लिए होता है। किसके लिए होता है? यानी देशीकरण केवल नागरिकता प्राप्त करने के लिए होता है। किसके लिए प्राप्त करने के लिए होता है? जो देशीकरण है वो केवल नागरिकता प्राप्त करने के लिए होता है। और आपके यानी समाप्ति, त्याग और वंचन, ये क्या है? ये क्या कहते हैं? इससे यानी क्या हो सकता है कि आपकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। अगला यानी प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता यानी रद्द कर सकता है? आपका ए है, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, और बी है आपका नागरिकता ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। आपका ए यानी जो ऑप्शन उसमें ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन बी है ए और बी दोनों, ऑप्शन सी है केवल ए, या ऑप्शन डी है केवल बी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। क्या? ए और बी यानी दोनों आपके क्या है? यानी दोनों से आपकी नागरिकता रद्द की जा सकती है, क्योंकि ये दोनों ही यानी संविधान के प्रति जैसे निष्ठाहीनता दर्शाई हो, और उसके अलावा जैसे नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से यानी शत्रु या विपक्ष की क्या की हो? सहायता की हो, तो दोनों तरीके से यानी उनकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। और जो नागरिकता अधिनियम है, क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955, कितना? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाता है तथा युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में चला गया हो, तो उसकी नागरिकता क्या हो जाती है? रद्द हो जाती है। इसलिए ये दोनों ही यानी सही हैं जो नागरिकता रद्द हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी यूएसए से, ऑप्शन डी फ्रांस से। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, वो कहाँ से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। और इंग्लैंड से और क्या क्या अपनाया गया है? तो सबसे पहले संविधान से जो यानी जितने भी संविधान से संबंधित जितने भी चीज़ अपनाई गई उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय शासन पद्धति, क्या चीज? भारतीय शासन पद्धति। उसके अलावा आपका विधि का कानून, विधि का यानी शासन, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। उसके अलावा क्या है आपका? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। उसके अलावा और क्या है? तो द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली। उसके अलावा और क्या है? तो आपका विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। उसके अलावा और क्या है? तो संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। और उसके बाद परमाधिकार, परमाधिकार लेख
परमाधिकार लेख, ये सभी कहाँ से अपनाए गए? तो ये अपनाए गए इंग्लैंड से। भारतीय शासन प्रणाली यानी पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सभी कहाँ से अपनाए गए? तो ये इंग्लैंड से अपनाए गए। क्योंकि जब भी आपसे इस तरह का कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप तुरंत उसका सही यानी उत्तर देंगे। जितने भी आपके इस प्रश्न से यानी वो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हमने आपको इसमें बताएं। जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाता कि भारतीय जो शासन पद्धति है वो कहाँ से अपनाई गई है, या आपसे ये पूछ लिया जाता कि विधि का शासन कहाँ से अपनाई गया, क्योंकि ये प्रश्न तो आपका पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। और उसके अलावा द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से अपनाई है। जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न आपको यानी इस प्रश्न में हमने बताए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, दोहरी नागरिकता में निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी संघीय सरकार। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की विशेषता है। जिसमें जैसे जो दोहरी नागरिकता है उसमें क्या होता है? दोहरी नागरिकता या संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य की संघीय सरकार की विशेषता है। जैसे कहां पर? अमेरिका। कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। जबकि भारत में कैसी है? तो भारत में आपकी भारत में एकल कैसी? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। और अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता है। और भारत में एकल नागरिकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग यानी 4 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 5 में, ऑप्शन डी भाग 3 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में भारतीय संविधान में यानी मौलिक अधिकार हैं। अब जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक हैं? भाग 3 में तो 12 से 35 कितने? 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक हैं। कितने अनुच्छेद तक हैं? तो 12 से 35 अनुच्छेद तक हैं। उसके अलावा जैसे आपका भाग 1 है उसमें क्या है? भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये किस में? तो ये भाग 1 में। उसके अलावा भाग 2 की बात कर लें। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता है। क्या है? नागरिकता है। और उसके अलावा भाग आपके 4 में बात कर लें। भाग 3 में तो आपके मौलिक अधिकार हैं ही जो आपको अभी बताएं। उसके बाद भाग 4 के बारे में बात कर लें तो भाग 4 में क्या है आपका? तो भाग 4 में 36 से लेके 51 तक क्या है? तो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद बात कर लें आपके भाग 5 में। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में संघीय सरकार। क्या है? संघीय सरकार। संघीय सरकार से संबंधित प्रावधान है। ये किसमें? तो भाग 5 में है। आपको बता दें कि भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं जो आपके 36 से लेकर 51 तक है। और भाग 5 में क्या है? संघीय सरकार का प्रावधान है। और भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 तक हैं। जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हमने इसी एक प्रश्न में आपको बता दिए। इसलिए एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए एग्जाम के टाइम में। सभी प्रश्न आपको यानी सही से करने होंगे और उनके उत्तर बिल्कुल सही देने होंगे। प्रश्न नंबर 10, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 7। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। और जो आपका यानी 8वां जो मौलिक अधिकार, वो जो आगे के जो मौलिक अधिकार हैं वो कब कैसे जोड़े गए ये भी आपको बताएंगे। यानी प्रारंभ में ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे अभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि यानी जो भारत में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आपको तुरंत आंसर देना होगा कि 7 मौलिक अधिकार थे। अब जैसे बात कर लेते हैं किंतु यानी 44वें संविधान संशोधन में कितने में? 44वें संविधान संशोधन में 44वें संविधान संशोधन में कब? 1978 में। कब? 1978 में संपत्ति या संपत्ति का मौलिक अधिकार, क्या चीज? संपत्ति का मौलिक अधिकार जो किस अनुच्छेद में था? 31 में। कौन से अनुच्छेद में था? 31 में, जिसे क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया। कौन से को? 31 को, जो अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कब कर दिया गया था? तो आपका कर दिया गया था कब? 1978 में। और अब आपके कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अब आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो अब आपके 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो आपको बता दें कि कौन से वो 6 हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले जो पहला है वो आपका है समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार। उसके अलावा ये कहां से कहां तक है? तो 14 से 18 तक। दूसरा आपका है वो आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक है? तो ये आपका है 19 से 22 तक। कहां तक है? 19 से लेकर के 22 तक है। उसके बाद बात कर लेते तीसरा आपका है, तो तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये कितने अनुच्छेद से लेके कितने अनुच्छेद तक है? तो 23 और 24 में। उसके बाद अगला चौथा है आपका, तो वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये किस में है? ये आपका है, ये आपका अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो ये अनुच्छेद है 25 से लेके 28 तक। कितने तक? 25 से लेकर के 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां जो आपका है वो आपका है संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। और ये कितने अनुच्छेद से लेके कितने अनुच्छेद तक है? तो ये आपका है 29 और 30 में। किसमें? 29 और 30 में ये आपका है कौन सा? संस्कृत से संबंधित। और उसके बाद बात कर लें आपका लास्ट जो आपका 6वां है वो आपका है, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये कितने अनुच्छेद से लेकर कितने तक है? तो ये आपका है 32 में। किसमें? 32 में। अब जैसे आपको बता दें ये सभी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी आपके यानी प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझ लें कि आपके जब यानी प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया गया था? संपत्ति अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था। अब कितने? 6। कौन कौन से? समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक अनुच्छेद में है। उसके बाद दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में। उसके बाद चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 में है। और
25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद अगला 5वां है आपका संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार, ये किस में 2930 में। उसके बाद अगला 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 32 में। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इन सभी यानी अच्छे से समझ लें। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारतीय संविधान है उसमें समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो आपको तुरंत आंसर देना होगा। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में अभी कितने यानी आपके मौलिक अधिकार हैं, तो आपको तुरंत आंसर देना होगा 6 हैं। यदि आपको इनमें से किसी के नाम दिए जाए और ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको तुरंत आंसर लगाना होगा जो नहीं है वो। तो आप पूरा अच्छे से समझ लें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे क्या है कि और भी अभ्यर्थी अपने परिवार से जुड़ सकें। क्योंकि यदि अपने परिवार से और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो उससे आपको अपनी कंपटीशन का पता चलता रहेगा कि हमारी कंपटीशन किस तरह की चल रही है, हमारा जो यानी जो हम बता पा रहे हैं या जो मतलब हमसे प्रश्न हो पा रहे हैं, तो अन्य अभ्यर्थी कितने प्रश्न कर पा रहे हैं और हम कितने कर पा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके फ्रेंड हों, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप यानी जितने भी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उनसे जो और भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न यानी कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या है कि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। क्योंकि यदि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो और आप बस अपने इस यानी अपने परिवार से लगातार जुड़े रहें। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा तब तक लगातार जुड़े रहें। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपकी तैयारी इस तरह की हो चुकी होगी कि आप खुद कहेंगे कि हाँ सर ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया कि हम आसानी से अब अपने प्रश्नों को कर पाएंगे और हमारा सिलेक्शन बहुत आसानी से हो पाएगा। इसीलिए लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।